आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज यूपी में मौसम सर्द था, कहीं कहीं बारिश भी हो रही थी, लेकिन कहते हैं कि जब वक्त चुनाव का हो तो माहौल में गर्मी आ ही जाती है। ऐसी ही सियासी गर्मी आज उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक देखने को मिली। 8 जनवरी को यूपी में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हुआ और 11 जनवरी को काबीनी वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले नहीं हैं, कई और एमएलएज हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। पर एक बात यह समझ में नहीं आती है कि 5 साल तक जब सब कुछ ठीक ठाक था तो अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे हुआ? क्या स्वामी को डर था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा और उन्होंने अपने लिए एक महफूज रास्ता तलाशने की कोशिश की, या फिर बीजेपी की जमीनी हकीकत से वाकफियत के चलते उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया? इस वक्त मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य। हम इनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी, आज आपने इस्तीफा दिया है। आप आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या नाराजगी थी कि आपने इस्तीफा दिया? मैंने अपने इस्तीफा के पत्र में इस्तीफा देने के कारणों को उद्धृत कर दिया है और उस पत्र की कॉपी आप लोगों के भी सोशल मीडिया पर और मोबाइल व्हाट्सएप पर सभी चैनलों को, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैंने भेज दिया है। इसलिए जो पत्र में उल्लिखित कारण है वही कारण मेरे इस्तीफा देने का है। आला कमान से क्या बातचीत हुई थी इस्तीफा देने से पहले? आला कमान लगातार बात कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में बने रहने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन नेतृत्व के उपेक्षात्मक रवैये के चलते मैंने ये कदम उठाया है और जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की जनता के हित में उठाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आपके साथ अपना फोटो। मेरा फोटो आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपने बेटा बेटी का टिकट चाहते थे, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। बेटा बेटी को हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, इसलिए ये आरोप उन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लगाइए जिन लोगों ने पहले टिकट दिया है। उधर बांदा से एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया। इनका कहना है कि जहां स्वामी वहां हम। बांदा के तिंदवारी से विधायक जो है ब्रजेश प्रजापति यहां पर बात करने के लिए मौजूद है न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव। सर, ये बताइए कि अचानक ऐसा क्या हो गया रातों रात कि आपको लगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए और आपने इस्तीफा दे दिया? अचानक कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में रह करके उनसे बात की गई थी कि जो सरकार किसान विरोधी, ओबीसी की विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों पर जो काम कर रही है उसको में सुधार लाए, लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखा है तो आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ये कदम उठाना पड़ा। और हमने भी, जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा मैंने टीवी पर ही देखा तो मैंने भी अपना इस्तीफा तुरंत पार्टी को भेज दिया है और हम लोग माननीय मंत्री जी के निर्णय के साथ में हैं। लेकिन ऐसा क्यों? उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके अपने मुद्दे अलग होंगे, उनके क्षेत्र के विकास को लेकर शिकायतें और होंगी। आपके अपने कारण क्या थे? क्यों आपको इस्तीफा देना पड़ा? और लग रहा आपको कि क्या इसका कारण ये भी मालूम है कि टिकट नहीं मिल रहा आपको बीजेपी से? देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत कोई मामला नहीं होता है। वो हमेशा प्रदेश की जनता के हित में सोचते हैं, खासतौर से कमजोर वर्गों के बीच के बारे में, हित के बारे में सोचते हैं। तो जब वो कमजोरों का हित वहां रह करके नहीं कर पा रहे होंगे, उसमें सरकार उनके विरोध में काम कर रही है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है। कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है और हम लोग उनके साथ में हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही टिकटों के बंटवारे को लेकर, क्या आप लोगों को इस बात का आभास हो गया कि टिकट नहीं मिलने वाला आपको बीजेपी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग 2017 में शामिल हुए हैं तो उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन पाई है। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में न जाते तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कभी सरकार बन ही ना पाती। तो ये कहना कि टिकट मिलता कि नहीं मिलता, कटता कि नहीं कटता, ये भारतीय जनता पार्टी में भी ताकत नहीं थी कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की उपेक्षा कर सकती। क्या आप साइकिल चलाएंगे? जो भी निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेंगे उस निर्णय के साथ।
तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के साथ ही कई दीगर बीजेपी लीडरों के इस्तीफे की खबरें सामने आई। बीजेपी की तरफ से रद्द अमल भी आना शुरू हुआ। कई बड़े लीडरों के बयान आए। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि मैं इस्तीफे की वजह तो नहीं जानता, पर बैठकर बात करने से मसले का हल निकल सकता है। जल्दबाजी में फैसला न करें। पर अपोजिशन तो अपोजिशन है, बेहतरीन मौका उसके हाथ लगा और उसने चौकों छक्कों की बरसात कर दी। वहीं बीजेपी का कहना है कि नाकारा लीडरों के टिकट काटे जाएंगे, जो डर गए हैं वो भाग रहे हैं। आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी में अगर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन बना लें और हां कर दें तो आप देखोगे कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, उस पर वो निर्णय लेंगे, वक्त आ रहा है। लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है और समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें उनका भी साथ और योगदान रहेगा। 10 मार्च को सुबह का सूरज तो भाजपा राज में उगेगा और जब डूबेगा तो अपने साथ भाजपा को लेकर डूब जाएगा। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं, कोई सापा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है, उसको छोड़िए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे निम्नतम स्कोर की तरफ बढ़ रही है जिसका अंदाजा भी लोगों को नहीं। नहीं, ये लोग नाखादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, जिसको जिस पार्टी में जाना जाए। हमने आपसे पहले कहा था कि हमारे 315 सीटें अभी तक डिक्लेयर हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन लोग अगर टिकट बंटवारा करेंगे भी तो देखिएगा बहुत बदलाव आएगा और सारे भगदड़ मच जाएंगे और सारा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलने। तो उत्तर प्रदेश का इंतखाबी बिगुल बज चुका है। ऐसे में बड़ी पार्टियों के लीडर दूसरी पार्टी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। मगरबी यूपी के बड़े मुस्लिम लीडर कांग्रेस पार्टी के एमएलए इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के सियासी मशावरती कमेटी कोर कमेटी के रुकन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इमरान मसूद को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद ने जिस रास्ते का इंतखाब किया है, इस रास्ते से लड़कर बीजेपी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सपा पार्टी ज्वाइन कर ली है। हम बात करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से, जो एक बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के और साथ ही साथ राजनीतिक सलाहकार भी हैं प्रियंका गांधी जी के। आचार्य जी, पार्टी छोड़कर जाना तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहने की कांग्रेस कमजोर नजर दिखती है। देखिए, कोई भी नेता जब पार्टी को छोड़ के जाता है तो उसका फर्क पड़ता है। इमरान मसूद बहुत कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। उनका बहुत पूरा परिवार कांग्रेस के साथ रहा है, तो अब फैसला उनका, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद का जाना, कहीं ना कहीं जो मुसलमान है वह सपा की ओर बढ़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ नहीं दिखाई देता। देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश की सत्ता से बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस का झंडा उठाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कोई और क्षेत्रीय पार्टी हो, बीजेपी को इस देश से नहीं हटा सकती है। बीजेपी को अगर हटाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा और तिरंगा हाथ में उठाना पड़ेगा। जहां तक सवाल है चुनाव का, तो मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है, एक धर्म युद्ध है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ये ऐलान करते हैं कि लड़ाई 80 और 20 की है, तो बचा क्या? अब इस प्रदेश की जनता को सोचना है, देश की जनता को सोचना है कि वो इस देश को ले कहां जाना चाहते हैं। बताइए, चुना हुआ चीफ मिनिस्टर कैसी बात करते हैं ये? तो कि उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इमरान मसूद गए हैं, मैं उनको दुआएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन जब कांग्रेस ताकतवर होगी इमरान मसूद को हम वापस ले आएंगे। हमारे साथ मौजूद थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिन्होंने कहा इमरान मसूद का जाना हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उनका झंडा भी बुलंद है और तभी भाजपा को हराया जा सकता है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 का।
कोरोना इन्फेक्शन के तेजी से बढ़ते मामले और तीसरी लहर के खतरे के पेश नजर सियासी रैलियों और इज्तिमाई तकरीबात पर इलेक्शन कमीशन की पाबंदियों में किसी तरह की रियायत की उम्मीद अब कम है। इलेक्शन कमीशन की सख्ती और पाबंदियों का असर सिर्फ सियासी जमातों पर ही नहीं बल्कि सियासी रैलियों और दीगर सियासी सरगर्मियों से वाबस्ता कारोबार पर भी पड़ा है। सियासी पार्टियों की कैंपेनिंग और तशहीर में इस्तेमाल होने वाले सामान अब दुकानों की जीनत बनकर रह गए हैं। इलेक्शन के दौर में कारोबार की उम्मीद कर रहे कारोबारी और कारीगर अब मायूस और परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में आसिफ, परवेज, किशोर और मनोज जैसे सैकड़ों अफराद का ताल्लुक ना तो किसी सियासी जमात से है और न ही ये अफराद किसी पार्टी के कारकुन है। बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन की सियासी रैलियों और इज्तिमाई सियासी कैंपेन पर पाबंदियों का सीधा असर इनके कारोबार पर पड़ा है। सियासी पार्टियों के तशहीर में इस्तेमाल होने वाला सामान तैयार करने वाले ये कारीगर और कारोबारी अब परेशान है। इलेक्शन कमीशन के शुरुआती पाबंदियों और कोरोना के बढ़ते मामलों के सबब मंसूख हुई सियासी रैलियों के बाद अब ये कारोबारी किसी तरह की रियायत की उम्मीद न करते हुए बड़े नुकसान का खदशा जाहिर कर रहे हैं। यूपी चुनाव के हिसाब से हम तैयारी करते हैं अपने स्तर से, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। थोड़ी हमने तैयारी भी करी थी, थोड़ी रूटीन में तैयारी हम करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। मगर जब से ये रैलियों पे पाबंदी लगाई, साइकिल की रैली पे भी पाबंदी लगा दी इन्होंने, पैदल पे भी पाबंदी लगा दी, उससे हमारे काम पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और कहीं ऊपर वाला ना करे कोरोना का केस और बढ़ गए तो उससे तो मामला ऐसा लग रहा पूरी तरीके से बंद ना हो जाए हमारा कारोबार के तरीके से, जिसकी हम आस लगाए बैठे थे 5 साल से। इलेक्शन के दौर में सियासी सरगर्मियों की वजह से रोजगार हासिल करने वाले ये कारोबारी और इस कारोबार से वाबस्ता दीगर अफराद का कहना है कि महज सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाना इलेक्शन कमीशन का एक तरफा फैसला है। कोरोना वबा के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीखों को आगे बढ़ा देना चाहिए था। इस चुनाव सामग्री से बहुत सारे लोगों का पेट भरता है, बहुत सारे लोग इस पर डिपेंड होते हैं। कोई लकड़ी बनाता है, कोई प्रिंटिंग करता है, कोई ठोकता है। तो ये समझिए कि आप इससे 20-25 लोग जुड़े होते हैं, तो 20-25 परिवारों का खर्चा चल जाता है इससे। लेकिन अब कोई उम्मीद ही नहीं है। कोरोना की वजह से पाबंदी लग गई है जी। नहीं तो चुनाव में पाबंदी क्यों नहीं है? मैंने रैली में पाबंदी है, चुनाव में कोई पाबंदी नहीं। क्या चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे भीड़ नहीं लगेगी? कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के पेश नजर सियासी रैलियों और इज्तिमाई सियासी तकरीबात पर पाबंदी के बाद डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तशहीर और कैंपेनिंग का रास्ता सियासी जमातों के लिए खुला है। लेकिन इन कारोबारियों के लिए अब कारोबार की उम्मीद 16 जनवरी के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले पर टिकी है। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। तो यूपी असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासी पार्टियां वोटरों को रागिब करने की तमाम कोशिशों में मसरूफ हैं। केजरीवाल ने बिजली फ्री का ऐलान किया। अब सभी पार्टियां इसी नहज पर चल पड़ी हैं। पर वोटर है कि सब जानता है किसके वादे में कितनी सच्चाई है, कौन कितने वादे पूरे करेगा, सबको मालूम है। चुनावी मौसम है तो वादों की भरमार तो होगी ही। उत्तर प्रदेश में चुनाव के ऐलान के बाद वादे के ऐलान भी शुरू हो गए हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पहले मुफ्त बिजली के वादे के साथ यहां पर बैनर पोस्टर लगाए, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी मुफ्त बिजली देने की बात कही। उसके बाद योगी सरकार ने बिजली के रेट को आधा कर दिया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये जानते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है। बिजली को लेकर जिस तरह से चुनावी वादे किए जा रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है कि मुफ्त बिजली देने की बात कही जा रही है, क्या कहना है आपका? इस सभी पार्टियों द्वारा मुफ्त बिजली देने की बात कही जा रही है, लेकिन ये सब चुनावी वादे हैं। क्योंकि दिल्ली के तर्ज पे ये लोग जो भी वादे कर रहे हैं, दिल्ली में 2 करोड़ की जनता है और हमारे प्रदेश में 20 करोड़ की जनता है, तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, जहाँ तक सरकार ने, योगी सरकार ने जो बिजली के रेट कम किए हैं, उससे ज़रूर जनता को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन बिजली का मुफ्त देना ये उत्तर प्रदेश में मुमकिन नहीं है। आपका क्या कहना है सर, क्या हो सकता है? बिजली को मुफ्त देना जो है ये तो मुमकिन वाली बात नहीं है। हाँ, जो योगी जी ने कम किया है ये तो हो सकता है, क्योंकि दिल्ली को अगर कंपैरिजन करेंगे यूपी में तो यहाँ 23 करोड़ जनता है, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि बिजली मुफ्त दी जा सके। जिस तरह से आपने देखा कि इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो चीज़ मुमकिन नहीं है उस तरह का वादा सियासी दलों को नहीं करना चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो इंतखाबी मौसम है और तमाम सियासी जमातें, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी और छोटी जमातों ने बड़ी बड़ी रैलियां की। प्रोग्राम के ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने से कबल तमाम जमातों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर बीएसपी इन इंतखाबात में कहीं नजर नहीं आ रही है। ना तो कहीं बड़ी रैलियां, ना तो प्रोग्राम। सतीश चंद्र मिश्रा ने कुछ जलसे जरूर किए। क्या बीएसपी अपने बुनियादी वोट बैंक के सहारे मैदान में है या फिर किसी दबाव में? यह सवाल सबके मन में है। देखिए, बसपा तो किसी लड़ाई में भी नहीं है। बसपा हम कहाँ देखते हैं, जनता ही देखना चाह रही, कहीं दिखी नहीं रही बसपा। बसपा के जितने भी नेता थे, आदरणीय बहन मायावती जी की गलत नीतियों के कारण उन्होंने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर आस्था व्यक्त की और लगभग बसपा के कद्दावर नेता सब समाजवादी में आ गए हैं। 2017 के चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो आज का जो स्तर है वो बहुत ही पीछे जा चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने जिस तरीके से केंद्र सरकार ने योजनाओं का अंबार लगा रखा है उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से बहन मायावती कहीं पे भी बसपा टिकती नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, वो चुनाव आयोग ने भी कहा है कि पूरी तरीके से डिजिटल आधारित चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे आधारित पार्टी को स्ट्रक्चर को खड़ा। बहन जी देखिए, बहन जी का अपना कोर वोटर है, वो अपने कोर वोटर के सहारे ही चुनाव लड़ना चाहती हैं। पिछले 5 सालों में भी वो नहीं दिखाई पड़ी। मेरा मानना है कि उनको जो सीमित वोटर संख्या है वो उनको वोट देगी। की गई है कि सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती दोनों ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इससे कहीं प्रतीत होता है कि कहीं सरकार के दबाव में बसपा ऐसा नहीं कर रही है, कोई दबाव है या उनके अंदर अंदरूनी क्या राजनीति चल रही है, ये अभी बता पाना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उससे पहले सभी सियासी दलों ने अपनी रैलियां की, सभाएं की। खास करके समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने काफी रैलियां की जिसमें भीड़ इकट्ठी हुई। लेकिन अगर बसपा की बात की जाए तो उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं भी नहीं नजर आई। अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में केवल सतीश चंद्र मिश्रा ने कुछ सभाएं की और लोगों को बसपा के चुनावी मुद्दों के बारे में बताया, लेकिन बसपा कहीं भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जमीनी तौर पर नजर नहीं आ रही है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई है। शहर के हसास तरीन इलाकों में शरपसंदों में खौफ व हरास पैदा करने के लिए अलीगढ़ पुलिस ने शहर असेंबली हलके की कई अहम हसास तरीन इलाकों का पैदल मार्च किया। पुलिस टीम ने एसपी सिटी अलीगढ़ की क़यादत में पैदल मार्च किया। इस दौरान खासी तादाद में पुलिस सड़कों पर नजर आई। एसपी सिटी ने बताया कि शहर असेंबली के सासनी गेट इलाके में जो भी पोलिंग स्टेशन है, इस पर हमने मुआयना करते हुए हिफाजती इंतजामात का भी जायजा लिया है और हिदायत भी जारी की हैं। उन्होंने कहा कि यह अमल इलेक्शन तक जारी रहेगा। चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगा दी गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज पूरे जनपद में की जा रही है, जिसी के अंतर्गत थाना सासनी गेट के जो चुनावी क्षेत्र है, जिसमें मतदान केंद्र है और अन्य स्थल, उन पर आज एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज करते हुए एक कंपनी आरएएफ के साथ मार्च किया गया, जिसमें क्षेत्र के चुनाव स्थल और मार्केट और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान जो कि चिन्हित किए गए थे, उन पर मार्च किया गया है। और ये एक्सरसाइज आगामी नामांकन के बाद चुनाव तक जारी रहेगी और सभी स्थानों पर एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस की विजिबिलिटी दिखाई जाएगी। यूपी की सियासत गर्मा चुकी है, हिंदू मुस्लिम की सियासत जारी है। ऐसे में सीएम योगी के हालिया बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ के 80% बनाम 20% और राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाले बयान पर नवाब मलिक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ
खुद इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वो इस मर्तबा शिकस्त से दो चार होंगे। 80 बनाम 20% को लेकर जिस तरह से योगी जी ने बयान दिया कि जो लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं उनसे मुकाबला 80% लोगों का है, सीधे मुसलमानों के खिलाफ ये बयान उन्होंने दिया है। योगी जी आप शायद इतिहास उठाकर देख लें। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के समय से सभी मुस्लिम संगठन हो, मुसलमान हो, एक ही बात करते थे कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग हमेशा कहते हैं कि हम कोर्ट का फैसला नहीं मांगेंगे। हमें लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, देश ने स्वीकार लिया, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, मंदिर निर्माण का काम जारी है, और फिर भी आप मंदिर को लेके विवादित बयान देते हैं। क्या अपने कामों पे आपका भरोसा नहीं? क्या आपकी सरकार राम भरोसे हो गई है? हमें लगता है जिस तरह का बयान योगी जी दे रहे हैं ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है। सीआरपीएफ ने सीतापुर में असेंबली इंतखाबी अमल के पुरअमन इनेकाद के लिए मकामी पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया। एसपी आरपी सिंह की क़यादत में एसडीएम सदर अनिल कुमार और सीओसीटी पीयूष कुमार सिंह के साथ सीआरपीएफ की 3 कंपनियों समेत मकामी पुलिस फोर्स ने शहर के मुख्तलिफ रास्तों से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च लाल बाग मोड़ से बाजार से होता हुआ गुजरा। सीओसीटी पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि अवाम में तहफ्फुज की फजा पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया, जिसका मकसद इंतखाबात को महफूज और मुनसिफाना माहौल में मुनक्किद कराना है। आगामी विधानसभा निर्वाचन के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद सीतापुर में 3 कंपनी सीआरपीएफ अलॉट हुई है। एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज करेंगे। इनका बेसिक पर्पस यही है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बिजनेस डेवलप करना, उनके विश्वास को बढ़ाना, सकुशल, भयमुक्त, निष्पक्ष वातावरण में सकुशल चुनाव को संपन्न कराना ये उद्देश्य है। इसी क्रम में आज ये फ्लैग मार्च की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एसडीएम सदर, इंस्पेक्टर कोतवाली और केंद्रीय पुलिस बल के सारे जवान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान सुमैया राणा अमरोहा पहुंची। इस दौरान उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मीडिया से बात करते हुए सुमैया राणा ने कहा कि आने वाला वक्त एसपी का है और अखिलेश ही उत्तर प्रदेश के वजीर आला बनेंगे। ओवैसी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सुमैया ने कहा कि ओवैसी मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। वो एक काम बताएं जो उन्होंने मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए किया हो। उन्होंने कहा कि अखिलेश एक सच्चे हिंदू हैं और इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिस तरह के आचार संहिता लगी है और कोविड प्रोटोकॉल के उसमें भी बंदिशें लगाई गई हैं, तो यकीनी तौर पे जो 2022 के जो ये इलेक्शंस करीब हैं विधानसभा, तो उसी क्रम में, क्योंकि पिछले भी दौरे उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में हो चुके हैं, चल रहे थे, उसी क्रम में मुझे इधर आना था, तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर चुनाव को देखते हुए जनसंवाद के लिए आई। देखिए, जिस तरीके से पिछले 5 सालों में जो मौजूदा इस वक्त सरकार थी, अब तो आचार संहिता लग गई भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जिस तरीके के जुल्म, सितम, तशद्दुद हर धर्म, हर वर्ग, हर जात के लोगों के साथ किया है, और उसका जो परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर जो भरोसा जता रहा है, ये जन सैलाब बता रहा है क्रांति रथ यात्रा में, कि कैसे लोग त्रस्त थे इस सरकार से, किस तरीके से लोगों ने ये देखा कि हमसे झूठे वादे करके और हमको सेंटिमेंटल करके, हमको धर्म और आस्था के नाम पे लूट करके इन्होंने सत्ता पाई थी, और उसके बाद हम ही लोगों को उन सब चीज़ों से वंचित कर दिया गया। देखिए, मैं फिर वही बात कह रही हूँ, इनसे कोई आप विकास पे सवाल मत कर लीजिए, बेरोजगारी पे मत कर लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हर न्यूज़ चैनल पे और हर अपनी प्रेस के सामने बात कह चुके हैं कि मैं उनसे बड़ा हिंदू हूँ, और उनको, मुझे नहीं लगता कि किसी को, भारतीय जनता पार्टी वालों को प्रूफ देने की ज़रूरत होगी किसी हिंदू को कि मैं आपसे बड़ा हिंदू हूँ। हर एक की अपनी आस्था होती है और सब अपनी आस्था में रहते हैं, लेकिन ये चोट करना चाहते हैं, इसलिए चोट करना चाहते हैं क्योंकि इनसे बेरोजगारी, शिक्षा, इनसे महंगाई, इनसे महिलाओं का बलात्कार, दलितों की साथ जो कुछ हो रहा है वो, इनसे अल्पसंख्यकों का नरसंहार, ये सब पूछा ना जाए, इसके लिए डाइवर्ट करते हैं माइंड। लेकिन जनता
अब की बार जो चुनाव करेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो देश की राजनीति तय करती है, यहाँ का वोटर देश की राजनीति तय करता है। और इस बार उसने ये मन बना लिया है कि इस दम्भी सरकार को हटा के और फिर से एक बार समाजवादी का परचम लहराना। संभल के समाजवादी पार्टी एमएलए इकबाल महमूद ने कहा है कि योगी ने मुसलमानों के लिए नाखून तक नहीं कटवाए हैं, गर्दन की बात तो बहुत दूर की है। सीएए एनआरसी हर मोड़ पर मुसलमानों की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह योगी से बेहतर थे, जिन्होंने 5 कालिदास मार्ग पर रोजा इफ्तार का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि रियासत में ओबीसी और अकलियतें एक साथ हैं, ये बीजेपी को शिकस्त देने के लिए काफी है। एसपी, एमएलए और साबिक वजीर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि योगी हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं अगर गर्दन काट दूं तो मुसलमान हमें वोट नहीं करेगा। कभी उन्होंने सोचा कि क्यों ऐसा? अरे भाई, ये वो आदमी कहे जिस आदमी ने कुछ कुर्बानी हम लोगों के लिए दी हो और उसके बाद हमने उसका सहयोग ना करा हो, तब तो ये कहे कि कुछ नहीं किया और हम गर्दन भी काट दें। आपने करा कि आपने कभी नाखून तक तो काटा नहीं मुसलमान के लिए, उंगली नहीं काटी के क्या, और जितने भी हमसे हो सकता था हमारी खिलाफत हर मोड़ पर आपने की है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो हमारा महिलाओं की, जो हमारी मुस्लिम महिलाएं उनको 3 तलाक का हो, आपने हर जगह मुसलमानों का विरोध ही किया। हमें तो बीजेपी के जो है वो इस दौरान में इतनी बुरी हो गई है कि पहले की बीजेपी में कितना बड़ा फर्क था। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, इस देश के प्रधानमंत्री रहे, कभी उन्होंने इस तरह का भाषण, कभी इस तरह की बातें नहीं की, नफरत की कोई बात नहीं की है। और हमने तो ये देखा है कि 1996 में जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो रमजान का महीना आया तो उन्होंने अपने आवास पर 5 कालिदास मार्ग के ऊपर मुसलमानों को रोजा इफ्तार के लिए बुलाया। हमने वहां नमाज पढ़ी है इस कालिदास मार्ग के अंदर। और ये तो चलिए, इंतखाबी जंग में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।